हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा, साथियों विद्युत धारा को पढ़ने से पहले यह तो जानना आवश्यक है किन किन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो साथियों, अगर हम विद्युत धारा के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं साथियों, तो हमें अनेक प्रकार के पदार्थों के स्वरूप पता चलते हैं, जिनमें कुछ में तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कुछ में बिल्कुल नहीं होता है, कुछ में विशेष परिस्थितियों में होता है। तो आइए साथियों, उन्हें क्या कहते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इनके बारे में पहले कुछ समझ लेते हैं, फिर विद्युत धारा को हम लोग पढ़ते हैं। तो साथियों, विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ। तो साथियों, विद्युत धारा के आधार पर जो पदार्थ होते हैं यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक को साथियों हम लोग सुचालक, जिसको साथियों हम लोग चालक भी कहते हैं। साथियों, सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है। साथियों, इनके उदाहरण को अगर देखा जाए तो इनके उदाहरण हैं सोना, चांदी, लोहा। साथियों, अब हम दूसरे प्रकार के पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। साथियों, इनको हम लोग कुचालक या अचालक कहते हैं। साथियों, कुचालक वे पदार्थ होते हैं साथियों जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो साथियों, इनके उदाहरण को हम लोग पहले समझ लेते हैं। साथियों, इसके उदाहरण हैं ईंट, पत्थर, प्लास्टिक और साथियों इसके अलावा लकड़ी। अब बात आती है साथियों, तीसरे प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इनको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। साथियों, अर्धचालक क्या होते हैं, पहले तो इसको समझ लीजिए। साथियों, ये जो हैं विशेष स्थिति में सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं साथियों, परंतु साधारण अवस्था में कुचालक होते हैं। क्या होते हैं साथियों? कुचालक होते हैं। अगर इनके उदाहरण की बात करते हैं साथियों, इनके उदाहरण को अगर हम बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो ऐसे अर्धचालक की पदार्थ हैं जो कि विशेष स्थिति में ही सुचालक होते हैं, लेकिन साधारण कमरे के तापमान पर ही इसे कुचालक के रूप में पाया जाता है। तो साथियों, हम लोग विद्युत धारा के बारे में अब देखते हैं। विद्युत धारा का जो संकेत है वह आई होता है साथियों। क्या होता है? आई से प्रदर्शित करते हैं साथियों। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। साथियों, किसी चालकीय पदार्थ में आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो साथियों, यह बात तो हमको समझ में आ गई कि आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। साथियों, आवेश को क्यू संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बात विद्युत धारा की है। विद्युत धारा को हम साथियों, आप लोग को पता है, आई से ही प्रदर्शित किया जाता है। साथियों, अगर इन बातों को हम संकेत के रूप में लिखते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाता है I बराबर Q/T। तो साथियों, ये क्या हो गया? विद्युत धारा हो गया साथियों, और यह आवेश हो गया, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो साथियों, इससे धारा का जो मात्रक पता चला साथियों, वह क्या मिल गया? आवेश का मात्रक क्या होता है साथियों? कूलाम होता है,
जिसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो साथियों विद्युत धारा का मात्रक क्या मिल गया? कूलाम प्रति सेकेंड। साथियों इसका एक दूसरा भी मात्रक है। दूसरा मात्रक क्या है साथियों? दूसरे मात्रक को हम लोग कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है साथियों? एम्पियर होता है। इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। साथियों कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग कूलाम प्रति सेकेंड इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं साथियों। यह सी है। अब साथियों हम लोग को यह जानना आवश्यक है, अगर किसी चालकीय पदार्थ में टी समय तक आवेश प्रवाहित किए जाते हैं तो हम यह पता कर सकते हैं साथियों कि उस चालकीय पदार्थ में कुल कितने आवेश हैं। तो साथियों अगर हम बात करते हैं, यदि टी समय तक आवेश को प्रवाहित किया गया तो साथियों कुल आवेश क्या हो जाता है? Q बराबर N ई मिल जाता है साथियों। ई यहाँ पर क्या है साथियों? इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। साथियों इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। साथियों यह एक संख्या है। साथियों संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए साथियों कूलाम का भी मात्रक क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का भी मात्रक यहाँ पर कूलाम हो गया। अब साथियों इस Q का मान अगर हम इस विद्युत धारा वाले समीकरण में रख देते हैं साथियों, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो साथियों क्या मिल जाता है? I बराबर NE/T। तो साथियों यह विद्युत धारा के कुछ ऐसे समीकरण हैं। इन समीकरणों पर ही आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे पूछे जाते हैं साथियों देख लीजिए। अगर मान लिया जाए किसी चालकीय पदार्थ में 2 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है तो चालकीय पदार्थ में आवेश कितने होते हैं? तो साथियों आई का मान यहाँ पे रखना है, समय का मान यहाँ पे रखना है और इनको सरल करके हम लोग आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों अगर हम बात करते हैं धारा में विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो साथियों पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों अब हम लोग विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है इसको देखते हैं। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विद्युत धारा अगर आप देखें तो कितने प्रकार की होती है यह आप लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं साथियों? आपको पता है कुछ धारा जो है आपको सेल या बैटरी से मिलती है। साथियों जो सेल या बैटरी से धारा मिलती है उसको हम लोग डीसी करंट बोलते हैं। साथियों कुछ धारा ऐसी होती है जो पावर सप्लाई या पावर हाउस से मिलती है साथियों, उनको हम लोग एसी करंट बोलते हैं। एसी का आशय यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा से है। और साथियों दृश्य धारा को हिंदी में डीसी भी कहते हैं। साथियों अब प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, दृश्य धारा किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए अगर हम एक चित्र बनाते हैं साथियों, एक ग्राफ बना दे रहे हैं, यह साथियों समय को बता रहा है और यह एक्स अक्ष है साथियों, ये वाई है। अगर यह वोल्टेज को बताए साथियों, वोल्टेज को बताए, अगर इसमें साथियों समय परिवर्तन के साथ साथ वोल्टेज का भी परिवर्तन होता है साथियों, इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं साथियों। अगर बात करते हैं दृश्य धारा किसे कहते हैं, तो साथियों इसी प्रकार इसका भी एक चित्र बना लेते हैं। यह एक्स अक्ष है साथियों, इसको भी हम लोग समय मान लेते हैं जिसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं साथियों, और इसको हम लोग वोल्टेज मान लेते हैं साथियों। यह वाई अक्ष है साथियों। अगर हम यहाँ पर
अक्ष में एक आरेख इस तरह बना दे साथियों, तो क्या मिल जाता है, वह धारा जिसमें वोल्टेज का परिवर्तन समय परिवर्तन के साथ साथ ना हो, इस प्रकार की धारा को दृश्य धारा कहते हैं। तो साथियों दृश्य धारा हमें कहाँ से मिलती है, इसको भी पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो साथियों दृश्य धारा हमें सेल या बैटरी से मिलती है साथियों। अब प्रत्यावर्ती धारा साथियों या पावर हाउस सप्लाई से प्राप्त होती है साथियों, जिसको आप लोग बिजली घर बोलते हैं। साथियों अगर हम बात करें सेल या बैटरी किसे कहते हैं, तो साथियों सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, आपको बता दिया जाए। सेल या बैटरी साथियों एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे दो अलग अलग चीज़ें हैं साथियों, पहले तो इसको समझ लेते हैं। तो साथियों सेल क्या है, पहले इसको समझ लिया है। साथियों सेल वह उपकरण है, क्या है साथियों, सेल वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है साथियों विद्युत ऊर्जा में। तो साथियों सेल वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब साथियों बैटरी किसे कहते हैं, इसको समझ लिया जाए। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बैटरी कहते हैं। साथियों सेल का प्रतीक होता है, इनको साथियों हम लोग इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साथियों बैटरी को हम लोग ऐसे अनेक सिंबल बना देते हैं साथियों, ये इसका धन सिरा है, इसका ऋण सिरा है। तो साथियों ये बैटरी का संकेत है। क्या है साथियों, बैटरी का संकेत है, या जो है सेल का संकेत है, सेल का संकेत है साथियों अब आपको बताना है यह आवश्यक है कि सेल कितने प्रकार की होती हैं। तो साथियों इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपसे हम चर्चा करते हैं सेल कितने प्रकार की होती है। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सेल का संकेत क्या है, या सेल किसे कहते हैं, बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी का संकेत क्या है, या साथियों दृश्य धारा किसे कहते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब हम लोग चर्चा करते हैं सेल क्या है, कितने प्रकार की होती है। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों क्लास 12 में भी आपको ऐसे ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। साथियों यदि आप अभी से जानते रहेंगे तो क्लास 12 में आप आसानी से चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो साथियों अब हमें पता चल गया सेल क्या होता है। तो साथियों आपको बताएं सेल दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग साथियों प्राथमिक सेल कहते हैं, और एक को साथियों हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। तो साथियों प्राथमिक सेल क्या होता है साथियों प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं, ऐसे सेल जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। साथियों ऐसे सेल जिनका प्रयोग एक बार किया जा सकता है और दोबारा उन्हें प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के सेलों को साथियों हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। तो साथियों प्राथमिक सेल के उदाहरण को अगर देख लिया जाए, तो साथियों इसके उदाहरण को देखा जाए तो इसका उदाहरण मिलता है डेनियल सेल। दूसरा होता है साथियों, इसको हम लोग ड्राई सेल कहते हैं।
साथियों अगले प्रकार में अगर हम देखें तो इसे लेक से सिल्क डी के उदाहरण इसका है। साथियों अगला है बोल्टिए सेल होता है। साथियों ये सभी उदाहरण प्राथमिक सेल के हैं। साथियों अब हम बात करते हैं द्वितीयक सेल क्या होते हैं। तो साथियों ऐसे सेल जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है। तो साथियों इसका उदाहरण अगर लिया जाए तो साथियों इसका उदाहरण है सीसा संचायक सेल। साथियों यह तो बात थी सेल के प्रकार और सेल किसे कहते हैं। साथियों अब हमें आगे पढ़ने के लिए यह जानना आवश्यक है कि विद्युत धारा में विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो साथियों पहले तो ये जानना जरूरी है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। साथियों विद्युत परिपथ क्या है। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बताया जाए एक लाइन में विद्युत परिपथ क्या है तो साथियों यह सेल प्लग कुंजी वैद्युत अवयव और संयोजित तार का एक संयोजन है। तो साथियों अभी हमने आपको बताया सेल का प्लग कुंजी का संबंधक तार का वैद्युत अवयव का। तो साथियों यह इन्हीं का संयोजन होता है। अब हम इसको एक चित्र के माध्यम से बताते हैं तो आपको बात स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगी। तो साथियों अगर हम लोग यहाँ पर एक सेल बना दें, ए इसका पॉजिटिव सिरा है, ए नेगेटिव सिरा है। साथियों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको साथियों सेल बोलते हैं। यह साथियों क्या है, प्लग कुंजी है। साथियों अगर हम बात करें इसमें धारा पॉजिटिव सिरे से प्रवाहित होती है, इसलिए हमने धारा की दिशा को बता दिया। अब साथियों यहाँ पर एक बल्ब बना देते हैं। साथियों बल्ब तो नहीं बनाते हैं साथियों, इसको हम लोग संकेत बना देते हैं साथियों। तो साथियों यह विद्युत बल्ब का संकेत है साथियों। अब इसके पश्चात साथियों अगर हम इनको ऐसे जोड़ दें तो साथियों यह क्या है, इसी चीज़ को हम लोग संबंधक तार कहते हैं। तो साथियों यह इन सब का समायोजन ही विद्युत परिपथ कहलाता है। तो साथियों अभी हम लोग यह चर्चा करेंगे कि सेल का संकेत क्या होता है, प्लग कुंजी का संकेत क्या होता है, विद्युत बल्ब का संकेत क्या होता है और संबंधक तार का संकेत क्या होता है। तो साथियों अभी तो यह जानना जरूरी है जो परिपथ होते हैं वह किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। साथियों इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं साथियों वैद्युत परिपथ की। वैद्युत परिपथ किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो साथियों वैद्युत उपकरणों सहित इन सभी उपकरणों के समायोजन को ही वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो सेल के, विद्युत बल्ब के, संबंधक तार के, प्लग कुंजी के संयोजन को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। साथियों विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। एक को साथियों हम लोग खुला परिपथ कहते हैं। खुला परिपथ, इसको साथियों खुला विद्युत परिपथ भी कह सकते हैं। साथियों एक बंद विद्युत परिपथ। साथियों यहाँ पर खुला का आशय क्या है। साथियों यह इस परिपथ में अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा प्रवाहित हो जाती है साथियों, तो इस प्रकार के संयोजन को ही बंद परिपथ कहते हैं। साथियों बंद वैद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे
तक होता है। और साथियों, जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा प्रवाह ना हो उसे खुला परिपथ कहते हैं। तो साथियों, जब धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक ना हो तो उसे खुला परिपथ कहते हैं। तो साथियों, अब हम कैसे समझते हैं खुला परिपथ है या बंद परिपथ है। साथियों, अधिकतर हम लोग अक्कर या प्लग ऐसे एक दूसरे से संबंधित तार से सटे हैं तो साथियों हम लोग मान लेते हैं बंद परिपथ है। और साथियों, जब यही प्लग कुंजी संबंधित तार से नहीं जुड़ी होती है साथियों तो उसे खुला परिपथ कहते हैं। तो साथियों, खुले परिपथ में आप क्या देख रहे हैं, तो साथियों यहाँ पर संबंधित तार प्लग कुंजी से नहीं जुड़ा है, अर्थात साथियों इस परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो साथियों, खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि बंद विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। तो साथियों, अब हम देखने चल रहे हैं कुछ अवयव ऐसे हैं कि उनके विशिष्ट संकेत होते हैं। तो साथियों, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि विद्युत अवयव के संकेत कैसे होते हैं और किस संकेत को कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं विद्युत अवयव कैसे प्रदर्शित करते हैं। साथियों, आपको कई ऐसे उपकरण बताने हैं कि उनके विशिष्ट संकेत होते हैं। तो साथियों, अगर हम इन सभी संकेतों को एक सारणीगत तरीके से पढ़ें तो वह आसानी से समझ में आ जाएगा। तो साथियों, अगर हम लोग यहाँ पर एक तरफ लिख लें विद्युत अवयव और दूसरी तरफ साथियों इसका हम लोग बना लें संकेत। क्या बना लें साथियों? संकेत। तो साथियों, यहाँ पर जो पहला विद्युत अवयव है अगर हम उसे बात करें तो साथियों यह क्या है? सेल है। तो साथियों, सेल का जो संकेत होता है वह आप लोग समझ ही गए हैं, ऐसे होता है साथियों। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो साथियों, दूसरा पॉइंट है सेल के अतिरिक्त बैटरी। साथियों, हम लोग बैटरी को ऐसे इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साथियों, अगला जो वैद्युत अवयव है वह है परिवर्ती बैटरी। तो साथियों, परिवर्ती बैटरी को हम लोग इसी तरह संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साथियों, इसमें एक छोटी लाइन होती है, एक बड़ी लाइन होती है। साथियों, जो बड़ी लाइन होती है वह पॉजिटिव सिरे को, जो छोटी होती है उसको निगेटिव सिरे से प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों इसमें हम एक तीर का निशान बना देते हैं। साथियों, यह बताता है कि बैटरी में इसका मान घटाया बढ़ाया जा सकता है। साथियों, अब बात करते हैं अगले उपकरण की। तो अगला उपकरण है साथियों जिसको हम लोग कहते हैं संबंधक तार। तो साथियों, संबंधक तार को सीधे हम लोग एक तार को सीधे रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साथियों, अब बात करते हैं साथियों ज्वाइंट तार, जिसको आप लोग तार संधि कहते हैं। तो अगला है तार संधि किसे कहते हैं। तो साथियों, अगला पॉइंट है तार संधि। तो साथियों, इसका आशय क्या है? तार है एक दूसरे से जुड़ा है। तो जुड़ा है साथियों, एक तार इस तरह है और दूसरे को अगर जोड़ा जाए तो साथियों यह जो पॉइंट है एक दूसरे को जोड़ से संबंधित कर रहा है। साथियों, जोड़ का आशय यहाँ पर संधि से है। तो साथियों, अगला जो हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं क्रासित तार। तो साथियों, क्रासित तार क्या होते हैं इसको बताया जाए तो साथियों क्रासित तार में एक तार ऐसे होते हैं, दूसरा तार इसको टच नहीं करता है, दूसरे तरफ पहुंच जाता है। साथियों, उसको यह बैंड अथवा मोड़ के प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों, अब इसके बाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध।
प्रतिरोध। साथियों प्रतिरोध क्या होता है? तो साथियों इनको हम लोग इन प्रकार के संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं साथियों। अगला है परिवर्ती प्रतिरोध। साथियों आप लोगों ने देखा जिस तरह यहाँ पे परिवर्ती शब्द आया है तो साथियों इसमें तीर का निशान बना देते हैं। ठीक साथियों ऐसे ही प्रतिरोध में भी हम लोग एक ऐसे प्रतिरोध का निशान बनाएंगे और उसमें एक तार का निशान बना देते हैं साथियों। अब अगला जो उपकरण है साथियों इसको हम लोग साथियों एम्पियर होता है या साथियों धारा का मात्रक होता है। तो धारा के मात्रक को एम्पियर कहते हैं। इसको साथियों हम लोग ऐसे ए का निशान बना देते हैं, ए एम्पियर को बताता है। साथियों इसी तरह अगला होता है जिसको हम लोग विभव मापी कहते हैं, विभव मापी कहते हैं, जिसको हम लोग साथियों विभवांतर कहते हैं। इसका संकेत साथियों बिल्कुल ऐसे ही होता है, यहाँ पर भी लिखा होता है। साथियों ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट संकेत हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। ऐसे ही साथियों संकेत आपको किसी चित्र में मिल जाते हैं तो उनका विशेष मतलब होता है। साथियों अब हम बात करते हैं, इसमें अभी एक उपकरण बाकी है जिसको साथियों हम लोग प्लग या कुंजी कहते हैं। तो साथियों प्लग या कुंजी को हम लोग यहाँ पर साथियों इसको हम लोग दूसरे संकेत के द्वारा यहाँ पर लिखते हैं। तो अगला साथियों इसको 0 मान लीजिए, इसको साथियों प्लग कुंजी। तो साथियों प्लग कुंजी को हम लोग इस प्रकार के निशान से अथवा साथियों इस प्रकार के निशान से प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों हम लोग इस तरह निशान से अथवा साथियों इस तरह के निशान से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों इसका आशय क्या हो गया? साथियों यह जो है या खुली कुंजी को बताता है साथियों, और साथियों ये दोनों बंद कुंजी को बताते हैं। साथियों बंद का आशय यहाँ पर सिर्फ इतना है कि इससे इस सिरे से धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन संकेतांकों को भी आप लोग नोट कर लीजिए। साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे विभव के बारे में। विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है साथियों यह विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है, इसको भी जानना बहुत ही आवश्यक है। साथियों विभव को हम लोग वैद्युत विभव भी कहते हैं। तो इसको साथियों हम लोग सीधे विभव क्या है इसको बात करते हैं। साथियों विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों आपको पहले बताया जाए विद्युत विभव किसे कहते हैं। साथियों किसी परीक्षित आवेश को अनंत से लेकर किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो साथियों इसको समझने के लिए फिर से बताया जाए। साथियों किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में तो साथियों इसको हम लोग विद्युत विभव भी कहते हैं। विद्युत परिपथ में आप अपेक्षित या साथियों इसको हम लोग कह सकते हैं किसी साथियों इसको एक नया शब्द तो नाम नहीं आ रहा है, उसको साथियों प्रेक्षित आवेश कहते हैं। प्रेक्षित आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो साथियों इसका मतलब क्या हो गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। साथियों यदि हम मान लें कोई एक विद्युत परिपथ है, उसमें हम कोई एक ऐसा आवेश मान लेते हैं साथियों कि वह कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना उसमें चेंजेज हो रहे हैं साथियों, ऐसे ही आवेश को हम लोग प्रेक्षित आवेश कहते हैं। साथियों वह प्रेक्षित आवेश अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक आने के लिए जो कार्य करता है, उसी कार्य को ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं साथियों। इसको हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग संकेत के रूप में भी लिख सकते हैं साथियों। V बराबर मिल जाता है W/Q। साथियों ये क्या है, प्रेक्षित आवेश है या उसके द्वारा किया गया कार्य है। साथियों कार्य का मात्रक आप लोग जानते हैं जूल होता है, आवेश का मात्रक साथियों क्या होता है, कूलाम होता है। इस तरह विभव का जो मात्रक मिला वह क्या मिला, जूल प्रति कूलाम। साथियों इसके अतिरिक्त एक दूसरा मात्रक होता है जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। साथियों विद्युत विभव का मात्रक वोल्टेज अथवा जूल प्रति कूलाम होता है। साथियों इसी से मिलता जुलता एक दूसरा शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं साथियों वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर क्या है, इसको भी समझ लेते हैं साथियों। अगर हम बात करते हैं वैद्युत विभवांतर क्या है, तो साथियों आपको बताया जाए कि जो विद्युत का प्रवाह हो, विद्युत धारा में विभव का स्थानांतरण होता है वह हाई वोल्टेज से लेकर लो वोल्टेज तक होता है, लो वोल्टेज में होता है। इसका मतलब साथियों वह उच्च विभव से लेकर निम्न विभव की तरफ गति या स्थानांतरित करता है। तो साथियों यहाँ पर वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, साथियों किसी वैद्युत परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में प्रेक्षित आवेश के द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो साथियों इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। साथियों यदि मान लिया जाए कोई एक चित्र है, इसमें या वोल्टेज हो गया या प्लग या कुंजी है साथियों, या जो है कैसे प्रदर्शित किया जाता है साथियों, या बंद कुंजी है, इसमें धारा का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है साथियों, या जो है विद्युत का अवयव है साथियों। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर वोल्टेज इसमें साथियों इस बिंदु का वोल्टेज VA है, ये साथियों ए स्थान है, इसी तरह कोई B स्थान है, इस पर जो विभव है वह जो है VB है। तो साथियों यह जो है वैद्युत वोल्टेज के निकट है, तो यह साथियों हाई वोल्टेज हो गया। साथियों जो दूर होता है वह लो वोल्टेज हो गया। साथियों जो विभव का स्थानांतरण होगा वह A से लेकर B तक का होगा। तो साथियों यहाँ पर जो प्रेक्षित आवेश है साथियों, इसी को हम लोग प्रेक्षित आवेश कहते हैं। प्रेक्षित आवेश को किसी वैद्युत परिपथ में एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक पहुँचने के लिए किया गया कार्य ही उस दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों वैद्युत विभवांतर में सिर्फ इतना ही है साथियों फर्क। वैद्युत विभव में अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक आवेश को कार्य करना पड़ता है, जबकि वैद्युत विभवांतर में साथियों
उसी वैद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच में कार्य करना पड़ता है साथियों। वैद्युत विभवांतर का भी जो मात्रक होता है साथियों, वह भी क्या होता है साथियों, वह होता है जूल प्रति कूलाम होता है साथियों। और इसके अतिरिक्त साथियों वोल्टेज के रूप में भी होता है। तो साथियों यह इसके मात्रक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था साथियों, इसको नोट कर लीजिए। फिर अभी आपको बताना है ओम का नियम क्या है साथियों। यह एग्जाम में और कंपटीशन में दोनों में पूछा जाता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो अगला नियम क्या है साथियों, ओम का नियम क्या है साथियों, ओम का नियम। तो साथियों ओम का नियम क्या है, तो साथियों यह आपको बताया जाए साथियों किसी विशेष भौतिक अवस्था में। तो साथियों यहाँ पर विशेष भौतिक अवस्था क्या है साथियों, पदार्थ का ताप और दाब नियत हो, यानी कि निश्चित हो साथियों, वह स्थिर हो। तो एक विशेष भौतिक अवस्था में किसी परिपथ में, चालकीय परिपथ में, किसी परिपथ में लगाया गया विभव उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमणपाती होती है। तो साथियों अगर हम इनको संकेत के रूप में प्रदर्शित करें साथियों, तो क्या मिल जाता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मिल जाता है साथियों। अगर हम बात करते हैं, यह एक नियतांक है, अनुक्रमणपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती का संबंध है साथियों। इस नियतांक को जब हटाते हैं, नियतांक नहीं साथियों, अनुक्रमणपाती है, जब इसको हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है जिसको R बोलते हैं, और इसको I प्रदर्शित करते हैं साथियों। तो साथियों यह R क्या है, यह एक नियतांक है साथियों। यह हर पदार्थ का अलग अलग होता है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है साथियों। साथियों इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है साथियों, वह ओम होता है। तो साथियों ओम का जो संकेत है वह इस तरह होता है साथियों। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं साथियों, या तो आप समझ ही गए होंगे। अब साथियों यहाँ से R का मान पता किया जाए तो R बराबर मिल जाता है V/I। साथियों V क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज है। I क्या है साथियों, धारा है। साथियों वोल्टेज को हम लोग वोल्ट में नापते हैं, धारा को एम्पियर में नापते हैं। तो साथियों यहाँ पर प्रतिरोध का एक मात्रक क्या पता चला, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो साथियों इसका दूसरा मात्रक क्या पता चला, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो साथियों यह तो ओम का नियम था। तो साथियों यहाँ से अगर हम बात करते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं, या अगर हम कहें तो साथियों वोल्टेज और धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो साथियों यह बात तो हमको समझ में आ गई है साथियों। अब साथियों इसी से मिलता जुलता एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, उसको भी समझना अति आवश्यक है। तो साथियों इस मिलता जुलता शब्द क्या है साथियों, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत चालकता। क्या कहते हैं साथियों, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता। साथियों वैद्युत चालकता क्या होता है साथियों, साथियों प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही वैद्युत चालकता कहलाता है साथियों। अगर हम बात करते हैं वैद्युत चालकता को किससे प्रदर्शित किया जाए या इसका संकेत क्या होता है, तो साथियों इसका संकेत कैपिटल G होता है। तो साथियों यहाँ से क्या मिल जाता है, G बराबर 1/R। तो साथियों वैद्युत चालकता का मात्रक यहाँ से क्या मिल गया साथियों, इसका मात्रक मिल गया साथियों प्रति ओम या ओम इनवर्स। तो साथियों ओम के संकेत को इस तरह प्रदर्शित करते हैं,
इनवर्स को साथियों 1/ओम कहते हैं, या इसी को साथियों हम लोग इस तरह के भी निशान से प्रदर्शित कर सकते हैं साथियों। दोनों एक ही बात है। तो साथियों एक बार फिर से इसको लिख दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे साथियों। इसको हम लोग 1/ओम भी कह सकते हैं साथियों। अब साथियों एक और इसी से मिलता जुलता शब्द है जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसको भी समझ लेते हैं साथियों। तो साथियों विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसको समझाने के लिए आपको यह बताना आवश्यक है साथियों, किसी चालकीय पदार्थ में जो प्रतिरोध है वह उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है साथियों, और यही प्रतिरोध उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर साथियों इन दोनों बातों को मिला देते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A मिल जाता है साथियों। इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं तो मिल जाता है साथियों, क्या मिलता है, R बराबर रो, ये साथियों इसको रो बोलते हैं, ये रो का प्रतीक है L/A। तो साथियों यह अब आप समझना आवश्यक है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो साथियों इसको ध्यान से समझ लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो साथियों इसी रो को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो साथियों विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित किया जाता है। पहले तो समझ लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो साथियों प्रति एकांक क्षेत्रफल में तथा एकांक लंबाई के अनुपात में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो साथियों एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, किसे कहते हैं साथियों प्रति एकांक लंबाई तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल के चालकीय पदार्थ में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं साथियों। इसको रो से प्रदर्शित किया जाता है साथियों। अगर हम इसका मान ज्ञात करें तो साथियों रो बराबर क्या मिल जाता है, RA/L मिल जाता है साथियों। अगर हम बात करते हैं फिर से इसको समझ लीजिए, प्रति एकांक लंबाई तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल के वैद्युत वाहक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं साथियों। इसका मात्रक देखते हैं तो इसका मात्रक साथियों मिलता है ओम मीटर। तो साथियों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम मीटर भी कहते हैं। तो साथियों यह विशिष्ट प्रतिरोध था। अब साथियों विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पर ही विशिष्ट चालकता भी होती है। तो साथियों विशिष्ट चालकता क्या होती है इसको भी समझना जरूरी है साथियों। इसको एक बार साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं क्या होता है। साथियों अब इसको मिटा दिया जाए। साथियों अब आपको इसी विशिष्ट प्रतिरोध के आधार पर ही विशिष्ट चालकता पढ़ना साथियों। विशिष्ट चालकता बिल्कुल आसान है साथियों। तो साथियों इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, विशिष्ट चालकता। तो साथियों विशिष्ट चालकता को किस प्रकार के संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं साथियों, इसको साथियों हम लोग सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा को बताएं तो साथियों विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो साथियों इसको हम बात करें 1/ρ मिल जाता है साथियों। तो यहाँ से इसका मान क्या मिल जाता है, एक बार फिर समझ लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं साथियों। इसका जो मात्रक मिलेगा या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम में मिलेगा साथियों, अर्थात ओम इनवर्स प्रति मीटर मिलेगा साथियों। इसको साथियों हम लोग ओम -1 मीटर -1 से भी प्रदर्शित करते हैं साथियों। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही साथियों। आप लोग से विनम्र निवेदन है, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए साथियों। बस आज इतना ही।
ओके, टेक केयर, बाय बाय।